हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जिम कोच में। और आज हम शुरू करेंगे कस्टम्स एक्ट के बारे में जानकारी। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। द कस्टम एक्ट 1962। जो वर्ड कस्टम है ये एक हैबिचुअल प्रैक्टिस, जिसे कि ट्रेडिशन भी बोलते हैं, पुराने टाइम में स्टार्ट हुआ जब राजा महाराजाओं का राज्य चलता था। उस टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जो मर्चेंट होता था वो राजा के राज्य में, जिस राजा के राज्य में सेल परचेज करते थे तो उनके लिए कुछ ऑफरिंग्स करते थे, गिफ्ट्स की, कुछ कैश की। तो ये रिवाज वहीं से उत्पन्न हुआ। और राजा महाराजाओं वाला सिस्टम तो जब चेंज हो गया गवर्नमेंट सिस्टम में, तो इसी कस्टम को कस्टम ड्यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो यानी ये एक इस तरीके का शुल्क है जो कि मर्चेंट से लिया जाता था जब वो किसी राजा के राज्य में अपना सामान खरीदते या बेचा करते थे उस टाइम में। और ओवर द ईयर्स अब गवर्नमेंट जो है वो कस्टम ड्यूटी लेती है इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये कोलकाता की है, काफ़ी पुरानी की। पुराने टाइम में किस तरीके से वेसल्स वगैरह जो है वो गुड्स वगैरह को कैरी करके लाया करते थे। कस्टम एक्ट 1962 जो है 13 दिसंबर 1962 को इनकॉर्पोरेट हुआ। और 13 दिसंबर 1962 से पहले सी कस्टम एक्ट 1878 चलता था और लैंड कस्टम एक्ट 1924 चला करता था। बट 13 दिसंबर 1962 के बाद से कस्टम एक्ट 1962 इनएक्टमेंट में आ गया। इस एक्ट के अंतर्गत 17 चैप्टर और 161 सेक्शंस आते हैं। फिर से बताना चाहूँगा, इस एक्ट के अंतर्गत 17 चैप्टर और 161 सेक्शन आते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है कस्टम्स का वो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम्स में स्मगलिंग की रोकथाम करना है, नेशनल सिक्योरिटी पर मतलब जो है को ध्यान रखना होता है। और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ख्याल रखना होता है कि उनको कोई इंजरी ना हो, कोई ऐसा गुड्स ना आ जाए कि जिससे डोमेस्टिक मार्केट को खतरा हो। इसलिए भी ऑब्जेक्टिव में रहते हुए अगर बात करें तो डिटेक्शन ऑफ इलीगल इंपोर्टेड गुड्स और पावर टू सर्च, एग्जामिन एंड अरेस्ट द पर्सन। अगर कस्टम को ऐसा कोई लगता है तो वो किसी पर्सन को सर्च और अरेस्ट भी कर सकता है। और अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसमें कस्टम को डाउट है तो उसे कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव है इंडियन की सिक्योरिटी का ख्याल रखना, जो बाउंड्रीज़ हैं उनका ख्याल रखना, और इसके साथ साथ स्मगलिंग को रोकना। स्मगलिंग को रोकने के बाद जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उनको कोई इंजरी ना हो, कोई ऐसा गुड्स ना आने पाए, तो उसे भी रोकथाम करना। और इसके साथ साथ अगर कोई इलीगली गुड्स जो है इंपोर्ट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करना, उससे सर्च करके कॉन्फिस्केट करना। तो ये कस्टम्स के ऑब्जेक्टिव हो गए। स्मगलिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब कभी स्मगलिंग होती है? तो एक तो क्योंकि ड्यूटी पेमेंट करते नहीं है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। और रेवेन्यू के लॉस के साथ साथ जो है ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है इकनॉमी में। और इसके साथ साथ ही ये थ्रेट है सोसाइटी के लिए। और इसमें हेल्थ और सेफ्टी रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं कि जब मान लीजिए कुछ इस तरीके की ड्रग्स वगैरह आ गई तो वो कंट्री में सर्कुलेट होंगी तो उससे हेल्थ और सेफ्टीज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इस स्मगलिंग को रोकना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट पूरी निरंतरता से लग करके काम करता है। आप देख सकते हैं तमाम न्यूज़ भी आई हुई हैं, ये न्यूज़ की कटिंग्स हैं जिसमें से एयरपोर्ट में कुछ करेंसी इस तरीके की पकड़ी गई है जो कि मतलब अलाउड नहीं थी। और ओपीएम जो कि गांजा वगैरह है या कुछ इस तरीके की नारकोटिक ड्रग्स हैं जो अलाउड नहीं है तो उनको भी रोकता है। ये सिगरेट्स जो है अगर तयशुदा उससे ज़्यादा होती हैं तो उसे भी कस्टम्स पकड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टम ऑफिशियल सीज स्मगल सिगरेट्स वॉज ₹55 लाख। तो 55 लाख की सिगरेट जो है ये कस्टम्स ने और डीआरआई ने मिल करके पकड़ी। जो मेजर सी पोर्ट हैं इंडिया के वो है हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा स्टेट में, विशाखापट्टनम, चेन्नई, टुटिकोरिन, कोचीन, जेएनपीटी मुंबई और कांडला गुजरात। तो ये मेजर सी पोर्ट्स हैं, ये भी आपके जहन में आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर की, कि जो कस्टम्स वाटर की डेफिनेशन है 28 मार्च से पहले ये 12 नॉटिकल माइल्स थी बेस लाइन से, और जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक की चीज़ों को कवर अप करता था। बट 29 मार्च 2018 से इंडियन कस्टम वाटर को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक को टच करता है डीप सी बेट से। और इसके बाद का एरिया जो है वो हाई सीज में आता है।
कस्टम एक्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसका एक महकमा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जिसका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत एक सीबीआईसी बोर्ड है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में डील करता है, और कस्टम्स उसी के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब कस्टम्स के जो ऑफिसर्स हैं उनकी हायरार्की की अगर बात की जाए तो सबसे पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आते हैं, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, फिर कमिश्नर ऑफ कस्टम, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील, जॉइंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। इसके बाद अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स की आती है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।